अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और हुकाम के दरमियान रियासती हुकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि उनके दरमियान मुफाहमती कोशिशें हो रही हैं। क्या वाक़तन ऐसा माहौल बन गया है जहां पे एतमाद साजी के इकदामात हो रहे हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें तय हो जाएं जिससे इस मसले का कोई हल निकल आए? ये स्पेकुलेशंस हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं। और इससे पहले हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। फिर ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं और इवन तहरीक इंसाफ के हुकाम ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर 28वीं तरमीम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो इस हुकूमत की कुर्बानी तक का दावा किया गया। ये सब कितना मुमकिन है? और फिर कल जुमे के दिन अपोजिशन ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज की कॉल दे रखी है। कल का एहतजाज कितना बड़ा एहतजाज होगा? टोकन प्रोटेस्ट है या ये भी तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जो इस क़यादत है वो अपने आप को प्रेशर में से रेस्क्यू करने के लिए इस किस्म के ऑप्टिक्स जो है वो कर रही है? अडयाला जेल में आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। जब आपने एहतजाज की कॉल दी है तो मुलाकात नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? क्या हुकूमत या हुकाम आपका प्रेशर अभी भी नहीं ले रहे? और इस सब के बीच में जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आज हमने ये देखा कि शेर अफजल मरवत की जानिब से एक दरख्वास्त आईनी अदालत के अंदर दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक सजा याफ्ता नाअहल शख्स यानी इमरान खान की तरफ इशारा था, उनके दबाव के अंदर अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया है, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसलिए उनके मनसब को बहाल किया जाए, यानी अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला बहाल किया जाए। अब सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर जब खुद अदालत नहीं गए तो शेर अफजल मरवत का जाना कितना मानी रखता है? ये कोई फरमाइशी दरखास्त है, ये उन्होंने खुद से सोचा है? अगर इसी पैमाने पे परखा जाए तो सुहेल आफरीदी की तो नाहली या अहली का फैसला बाद में होगा। शेर अफजल मरवत की अपनी निशिस्त का क्या बनेगा? इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। प्रोग्राम में हमने आज 3 सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों को दावत दी है। नुसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ीशान अजीज़ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया अदनान हैदर ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है। अदनान हैदर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि जब मुलाकातें नहीं हो रही, उसी तरह से मुकदमात भी बन रहे हैं, सब कुछ है, ये जो खामोश मुफाहमत की बातें होना शुरू हो गई हैं, ये खामोश मुफाहमत पीटीआई और रियासती हुकाम के बीच में है या ये जो 28वीं तरमीम आ रही है उसके बीच में कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी को डरावा दिया जा रहा है? आप समझते हैं कि माहौल है इस वक्त किसी खामोश मुफाहमत का? देखिए गोविंद साहब, मुझे लगता नहीं है कि कोई खामोश मुफाहमत जो है वो फौरी तौर पे होने वाली है। ये मेरी राय है। हो सकता है ये दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे जो हालात, अगर उसका जायजा आपके सामने रखूं तो शायद ऐसे हालात अभी नहीं है। और मेरे ख्याल में ऐसे हालात भी नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को डराने के लिए किसी खामोश मुफाहमत की जरूरत है। इन दोनों को डराने की क्या जरूरत है? दोनों एक पेज पर हैं, दोनों बड़े जो है वो भरपूर तरीके से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है मौजूदा हुकूमत को। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस ऐसी सूरत हाल है कि किसी को डराना मकसूद है। पीपल्स पार्टी के हवाले से लोग बाज बात जो है शायद खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। कि अगर पीपल्स पार्टी डट गई तो ये हो जाएगा, पीपल्स पार्टी अगर डट गई तो ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी भी डटने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है इस पूरे सिस्टम की। ठीक। सिंध में उनकी हुकूमत है, सदर पाकिस्तान वो खुद हैं, चेयरमैन सेनेट वो खुद हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है, आजाद कश्मीर की हुकूमत उनके पास है। 2 हुकूमतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में। वो अपने आप को बड़ा स्टेक होल्डर वहां पे समझ रहे हैं। वहां वो समझते हैं कि उनको एक भरपूर हिस्सा मिल जाना चाहिए। इन हालात में मुझे बताइए कि उन्हें इस सिस्टम से बागी पन दिखा के हासिल क्या करना है? और ना ही पीपल्स पार्टी जो है मौजूदा हालात में ये समझती है कि कोई ऐसी बगावत के नतीजे में उनके लिए कुछ सर्वाइवल का जो है वो बेहतर मौका होगा। वो मेरा ख्याल है इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। अच्छा। और अगर मजीद कुछ तनख्वाह में इजाफा, इंक्रीमेंट सालाना चाहिए होगी तो वो भी मिल जाएगी। तो इसके अलावा और मुझे कुछ शायद बजट आने वाला तनख्वाह वो बढ़ाने की बातें होना शुरू हो जाती है। मुझे ये बताएं कि जब मैं ज़ीशान की तरफ जाऊंगा,
जब इस किस्म की कोई मुफाहमत अगर हो या कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही हो तो कुछ इंडिकेटर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, जो साफी भी समझना शुरू हो जाते हैं। अब जब कोई हो तो फिर कैसे हम समझते हैं कि वाकई कुछ चीजें हो रही हैं? देखिए, मुफाहमत होनी चाहिए। मैं और आप और हम सब मुफाहमत के हमायती हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते मुल्क के अंदर, सियासी जमातों की लड़ाई नहीं चाहते। हम एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लड़ाना नहीं चाहते। मुल्क वही आगे बढ़ते हैं जहाँ इस्तेकाम होता है। अदम इस्तेकाम से मुल्कों को नुकसान होता है, वो सबसे ज्यादा मुतासर गरीब आदमी होता है। इसलिए मैं समझता हूँ, देखिए, मुफाहमत भी होनी चाहिए और मुफाहमत में कोई हर्ज भी नहीं है। मुफाहमत ये ही होगी कि जनाब खान साहब की तोपें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, जो मुसलसल वो टारगेट किया करते थे। काफी अरसे से बंद ही है, ऑलमोस्ट, अब समझ लें। अच्छा। कुछ किस्म की गोलाबारी भी नहीं हो रही है। और इस लिहाज से अगर मुफाहमत हो जाती है कि खान साहब की गोलाबारी नहीं होती, खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, या बुशरा बीबी की जो बेटी थी, पहले उन्होंने मुलाकात की थी, अगर वो वापस आके कुछ बयानबाजी ना करती, या उनकी जो है बहन जो है वो मीडिया के ऊपर आके वो ना कुछ बोलना शुरू कर देती, तो बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें भी जारी होती हैं। दोबारा जारी होने का इम्कान भी है कि दोबारा से जारी हो सकती हैं। खान साहब की बहनों की मुलाकात के हवाले से भी कई बार गौर किया जाता है मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पे, कि मुलाकातें हो जानी चाहिए। ये रवैया जो है, अगर दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव होगा तो ये हो सकता है, और पॉजिटिव है मेरे ख्याल में। ठीक। सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद आए, 26 नंबर चुंगी पे नारे लगाए, 2-4 कारकुनों को जख्मी करवाया, उसके बाद खैबर आप पख्तूनख्वा कह रहे हैं चले कि गए। मुलाकातें बहाल हो गई हैं, इसके उससे हमें अंदाजा होगा कुछ ना कुछ कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है या बातचीत हो रही है। मैं जरा जिशान साहब आपसे जानना चाहता हूं, मलिक साहब की जो राय है या उनसे जो पूछा वो अपनी जगह के ऊपर, पीटीआई ने ऐसा क्या कर लिया है, कौन सा ऐसा प्रेशर बिल्ड कर लिया है जिस पे कोई रियासती हुकाम ये समझें कि पीटीआई से बात करनी चाहिए या पीटीआई को इस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हो गई है? यानी इस वक्त अगर अमलन तो देखें तो सिस्टम तो कहता है पीटीआई इररेलेवेंट है, तो वो क्यों इस किस्म की किसी खामोश मुफाहमत की तरफ जाएंगे? अच्छा, पहले ये बहुत शुक्रिया गोदल साहब। एक तो पहले मलिक साहब ने ये कहा था कि बुशरा बीबी की बहनों ने कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नहीं, वो उनकी ये बहनें कोई ट्वीट्स की थी करती हैं उन्होंने? ना, अदालत के अंदर यही आया कि मरियम रियाज भट्टू जो है वो ट्वीट्स करती हैं जिससे मुल्क के अंदर जो है वो अनारकी फैलती है। तो मरियम रियाज भट्टू तो मिलने ही नहीं जाती। लेकिन लेकिन वो शायद उनकी जो वो तो बेटी पाकिस्तान गुफ्तगू में भी कर नहीं है मेरे ख्याल में। अदालत के अंदर यही मेरे कहा ख्याल गया में कि निशान को शायद आवाज सुनाई नहीं दी। तो मेरे ख्याल में मैंने उनसे ये कहा कि बुशरा बीबी साहबा की जब बेटी मिली थी तो उसके बाद जो उनकी बहन है उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ बातें की थी, जिसकी वजह से वो मुलाकात भी रुक गई। जी, अदालत के सुप्रीडेंट ने भी यही रिपोर्ट जमा कराई है जिसके मलिक बाद जो साहब, है वो सर मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी ने कोई बात कर दी तो उसके ऊपर इंसानी जो तकाजे हैं वो भुला दिए जाएंगे। एक खातून, साबिक जो खातून अव्वल हैं, उनकी आंख का ऑपरेशन हो गया, एक मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट कर देना या कोई बयान दे देना, वो भी उसकी तरफ से जिसकी मुलाकात नहीं हुई, वो कोई इतना बड़ा जुर्म है कि एक खातून की उसकी फैमिली से सर्जी मुलाकात ही ना करवाई जाए। हम्म। यानी यानी आप ये समझते हैं कि ये गैर इंसानी रवैया है, लेकिन फिर ऐसे में ये जो क्या कर दिया, कर क्या दिया, कौन सा ऐसा ट्वीट हो गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। ऐसा कौन सा ट्वीट हो गया, ऐसा कौन सा कौमी सलामती का मसला जो है वो खड़ा हो गया, कुछ सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया उनके ट्वीट से, कि इंसानी हकूक ही पामाल कर दिए गए हैं? कोई मुझे बता दें उनके उनके इस ट्वीट से कोई हमारे तरफ जो है सिक्योरिटी का इशू बन गया, कोई कौमी सलामती का इशू बन गया है, किसी की कोई जात जो है वो उसके ऊपर तनकीद होगी, या क्या हो गया है? नहीं, वो इतनी सियासी बड़ी कौन इस्तेमाल, सी जो है वो हुकाम ये कहते हैं कि मुलाकातों को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो चूंकि जेल रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते कि आप सियासत करें, तो इसलिए मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। यही कोर्ट के अंदर बताया अच्छा, गया। ये उससे पहले अगेन फिर वही बात, अब फिर वो माजी में जाना शुरू हो जाए, किसके लिए क्या मुलाकातें होती रही, कौन कौन कितने कितने लोग जाते रहे, बिलावल साहब किससे मुलाकात करने के लिए जो है वो चले गए थे, बिलावल साहब कायरा साहब जब साथ गए थे, बड़ी बड़ी पुरानी बातें होंगी। लेकिन बात ये है कि कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी उनकी बहन ने। एक बहन है, उससे मुलाकात अपनी मर्जी से करवाती है हुकूमत, जब उसका दिल करेगा वो उसकी मुलाकात करवा देंगे। उसकी आंख की सर्जरी हो गई, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जरूरी चीजें लेकर गई उनकी फैमिली, अब तक उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। क्यों? वजह तो ये तो एक इस तरह का बेंचमार्क सेट करते जा रहे हैं कि कल को देखें, वक्त तो बदलना होता है ना, तो कल को जब वक्त बदलेगा तो फिर किस तरह, आप तो ये बहुत मतलब टफ किस्म के बेंचमार्क सेट करते जा रहे हैं जो बिल्कुल गैर इंसानी किस्म के हैं। बिल्कुल ठीक है। आप समझ रहे हैं फिर कोई खामोश मुफाहमत का कोई माहौल ही नहीं है कि यहाँ जब मुलाकात ही नहीं हो रही तो क्या मुफाहमत होनी है? खामोश मुफाहमत क्या है, वो क्या सराइयां कर लें। देखिए, मैं तो हमेशा से ही एक बात करता होता हूँ कि ये डील, कोई डील है, कोई मुफाहमत है, कुछ भी है,
वो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को पता होगी। एक एस्टेब्लिशमेंट को पता होगी, एक एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहेगी उसको पता होगी, और तीसरी आगे जिन्होंने पहुंचानी है, जिसको पहुंचेगी उसको पता होगी। उसके अलावा तो सारी क्या सराही है। आप सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जी अगस्त सितंबर तक जो है वो खान साहब को बाहर निकाल देंगे, और खान साहब को कहा जा रहा है कि जी चौधरी निसार अली खान बन जाए आप, और आप जो है वो चुप करके बैठ जाएं, जब जरूरत होगी तब जाके आप बयान दे दीजिएगा, अदरवाइज आप जो है वो खामोशी रख लें। अब सारा जो प्रेशर है, खान साहब की आंख का जो मसला है, उनकी जो तबीयत का मसला है, सारा ये प्रेशर ही क्रिएट किया जा रहा है ना एक बंदे के ऊपर के वो 70+, 72, 3+ हो गया है। अब उसके ऊपर उसकी सेहत को लेकर आप जो है वो इतना बड़ा रिस्क उठाना शुरू कर दें, तो फिर उसके ऊपर फिर बाद में आप जो है वो ये प्रेशर डालना शुरू कर दे, आप तुमने बोलना नहीं है वरना तुम यहाँ पर सारी जिंदगी के लिए सड़ मर जाओगे। क्या करेगा बंदा फिर? आप बताएं गोंदल साहब, क्या करेगा बंदा फिर? अगर इसको आप जीत कहते हैं कि हमने एक बंदे को जेल में डाल के उसकी आंख खराब हो गई, उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं हमने करनी थी, हम कोई इतने जो है वो जाबर होगा हुक्मरान बन गए कि आज तक उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, बहनों की मुलाकात नहीं हुई, डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हुई। भाई इतनी कौन सी बड़ी क़यामत आ जाएगी अगर उनकी बहनें जाकर उनसे मिल लेंगी? आप कह रहे उनकी हैं कि बहनों ने ये तो मुलाकातें जो है वो होने देने चाहिए, ये बात बड़ी आईनी और कानूनी लिहाज से। देखे ना, उनकी बहन ने, अलीमा खान ने कह दिया ना कि हम नहीं लेंगे नाम किसी का, हमारी मुलाकात तो करवाए ना, कह दिया ना उन्होंने, आज से कितने महीने पहले कह दिया था। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है जी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मलिक साहब की मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि अडयाला आज भी जुमेरात थी, मुलाकातों का दिन था, और हमने ये देखा है कि वहां पर मुलाकात आज भी नहीं हो पाई। अगर आप मुलाकातें नहीं करवा रहे, हुकूमत को या सिस्टम को इसका कोई फायदा हो रहा है? यानी ये ठीक है, इसका कुछ हासिल वसूल हो रहा है, तो फिर तो वो कहेंगे जी मुलाकातें नहीं होने देनी चाहिए, या इसका सियासी तौर पर नुकसान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ना मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, ना मैं इमरान खान साहब का तर्जुमान हूँ, ना बुशा बीवी का तर्जुमान। आप हमारे तर्जुमान हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ ना, अगर पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है तो पीटीआई जाए, लड़े हुकूमत के साथ, उनके खिलाफ केसेस करे, और ये सर्कल आज का थोड़ा चला हुआ है, ये दोनों का चलता रहता है मेरे ख्याल में। तो मैं इसलिए जो है वो अपना कंधा तो किसी को देने को तैयार नहीं हूँ। ना कभी जिंदगी में मैंने ये काम किया कि मियां नवाज शरीफ जेल चले जाएं तो मैं उनका झंडा उठा लूं कि मियां नवाज शरीफ को जेल से रिहा करो, मुल्क के अंदर जुल्म निजाम का, बर्बरियत का निजाम का खात्मा करो। सियासतदानों ने हमेशा ये किया है और आज भी कर रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। ये जो आज आजादी इजहार और आजादी जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, यही जमहूरियत का गला दबाने वाले माजी में थे, आज विक्टिम है, इसलिए आज शोर मचा रहे हैं। आज की हुकूमत जो है वो माजी में कहा करती थी वोट को इज्जत दो, आज उन्हें जनाब हुकूमत को इज्जत दो का नारा उनके हाथ में। तो ये मामला है इस वक्त जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, जनाब मुलाकातें नहीं होती, अच्छी बात है, मेरा तजिया ये हो सकता है, या शान साहब की राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है, मुलाकातें होनी चाहिए, ये हमारा एक असूली मौकफ है। हमारा ये असूली मौकफ है कि अगर बुशरा बीबी की फैमिली मिलना चाहे, मिलना चाहिए। लेकिन मैं कोई उनका मुकदमा लेके अदालत में या सड़कों पर जाने वाला आदमी नहीं हूँ। बात इतनी सी है, जाए वो इनके वो कारकुन जो धक्के खाएंगे, जाए, मैं गुजारिश करना चाहूँ, जाए इनके वो कारकुन जो धक्के खाएंगे, और धक्के खाने के बाद जब इक़्तिदार की सीढ़ियां सियासी जमातें चढ़ लेती हैं तो उन पर दरवाजे उन कारकुनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये अलमिया है हमारी सियासत का। जिनको हम महात्मा बना देते हैं, जिनको हम महात्मा बना देते हैं, सलाम नहीं लेना चाहते। मेरी गुजारिश मैं इसी के ऊपर मलिक साहब से एक रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ असल में, अगर आप इजाजत दें तो। जी फरमाइए। मैं मलिक साहब से ये रहनुमाई चाहता हूँ कि एक साबिक वजीर आजम को उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, पिछले कई माह से बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके डॉक्टर से नहीं मुलाकात करने दी जा रही, तो कौन सा तरीका है? अदालतों में भी जो है वो मुलाकात ही है, अभी आप सुन चुके हैं कि ऑर्डर जाता है, नहीं मुलाकात होती। सर कोई तरीका आप बताएं कि कौन सा ऐसा तरीका है कि जिससे कोई मुलाकात हो सके। और मैं, आप भी किसी पार्टी के जो है वो जाहिर सी बात है तर्जुमान नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, हम सिर्फ एक आपस में डिस्कस करें। आप सीनियर है, आपको क्या बेहतर तरीका लगता है कि कौन सा तरीका ऐसा अपनाना चाहिए कि अदालतें भी नहीं सुन रही, हुकूमत भी नहीं सुन रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कैसे मुलाकात हो सकती है? सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। गुजारिश ये है कि ये जो खास तौर पे यानी हमारी सियासी जमातें, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, जो विक्टिम सियासी जमात है, इससे डायलॉग को आगे बढ़ाना है, सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के रास्ता बनाया जा सकता है। आप रास्ते बंद नहीं कर सकते, आपने रास्ते बंद किए हैं, माजी में आपने रास्ते बंद किए थे, आज अब भुगत रहे हैं। वो कदरक जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ उन्होंने पीड़, ये मैंने गाजरें नहीं खिलाई हुई। ये जब आप शायद खान अब्बासी को अंदर कर रहे थे कि मैं से जेल भेज दूंगा, जब आप जो है हमजा शहबाज को कह रहे थे कि ये 3 साल अंदर रहेगा, जब ये कह रहे थे जनाब फलां का एसी उतरवा दूंगा, ये आप लड़ाई सारी आप लोग लड़ते रहे, आप लोग से मुराद उतर गया था।
मेरी गुजारिश सुन लेना। बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब जरा एक जुमला सुन लें जी। जब आप और 2018 के इलेक्शन से जी, पहले जी। आप लोगों के साथ बैठ के ये बात कहा करते थे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के साथ मिलकर जनाब एक प्लान बना लिया है और हम जरदारी की और नवाज शरीफ की सियासत को खत्म कर देंगे और मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा। ये एजेंडा आपका था, आप बेनिफिशियरी थे। आज अब जेल में आपके मुखालफी वो एजेंडा भी तो उन्होंने इत्तेहाद करके जरा ये डिबेट बड़ी जबरदस्त है। अदनान साहब जरा लेट ज्वाइन उन्होंने किया, लेकिन जरा उनको शामिल कर लेते हैं। अदनान साहब ये कहिए, ये जो खामोश मुफाहमत की बातें, खामोश मुफाहमत की जो बातें हो रही हैं, ये कोई खामोश मुफाहमत का आपको माहौल नजर आता है इस वक्त, या जब खामोश मुफाहमत होती है तो हमें कैसे असरात उसके नजर आना शुरू हो जाते हैं कि चीजें हो रही हैं? मैं लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस मुफाहमत की बात कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान? आप बड़े मासूम हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि कुछ जो चीजें कहीं ना कहीं रियासती हुकाम और पीटीआई के दरमियान हो रही हैं, मुलाकातें बहाल हो सकती हैं, इस किस्म की चीजें वो कह रहे हैं। तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं, कोई रियासती हुकाम और पीटीआई के दरमियान कोई खामोश मुफाहमत का माहौल नजर आ रहा है आपको? यार देखें, अंसार अब्बासी साहब तो ऐसी खबरें पिछले 1 साल में 10 दफा छाप चुके हैं। ठीक, तो वो 10 दफा तो सच साबित नहीं हुई। तो क्या आपने कभी इतना हौसला किया है कि आप उठ के एक प्रोग्राम करें और कहें अंसार अब्बासी साहब आप तो बड़े सीनियर सहाफी थे, आपने जंग पे सुपर लीड लगाई थी कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब चीजें चल रही हैं तो क्यों नहीं चली? वहां तो अली अमीन गंडापुर के जमाने से शुरू हुए हैं अंसार अब्बासी साहब, अब वो सुहेल अफरीदी का भी जाने का वक्त हुआ चाहता है। तो मेरा ख्याल में आपको बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वो मुझसे पूछे। मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर को चले, अब्बासी साहब चूंकि मौजूद नहीं है ना, मौजूद नहीं है तो मैं जरा अब्बासी साहब ने कहा, अब्बासी साहब ने, आप अखबार उठा के पढ़िए, पिछले 12 सालों में 10 दफा कहा है। तो कब हुआ है? हाँ, जब हुआ था वो पुराना वक्त था यार। अब देखे ना, ये आउट ऑफ डिबेट है। आज क्यों करेगी? जब हुआ था तब पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं हुई थी। मैं आपको बड़ी श्योरिटी से बता सकता हूँ, नसरुल्लाह मलिक साहब को आपने बिला वजह दीवार से लगा दिया और उनको एक खास पार्टी का तर्जमान हमारी हिम्मत और जुर्रत हमारे उस्ताद है वो स्पोक्स पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब का भी नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही हैं, आई डोंट नो कि निशान साहब कौन है, तो भाई वो मेरा मसला तो नहीं है, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर सकता हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब को अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट तो नहीं है कि वो बताएंगे। वो भाई अगर आप हवाले देते हैं कि आज बड़ा ज्यादती हो रही है पीटीआई के साथ और कल तो ये हुआ था, वो सवाल ये है कि उसके प्लेटलेट्स पूरे नहीं थे नवाज शरीफ साहब के। अच्छा, पर जहाज पे ठहरे यार, तो जहाज पे नवाज शरीफ को मैंने बिठाया था, नवाज शरीफ इमरान खान ने बिठाया था। और ये पीटीआई इतनी निकम्मी है। भाई पूरी बात में सुनोगे मैं उठ जाऊंगा। अदनान हैदर साहब जरा उनको मुकम्मल कर लें। कॉन्टेक्स्ट तो समझ लो, मेरा कॉन्टेक्स्ट तो ये कहां पे होते हैं? ओ भाई अगर आज क्या देखे ना, आप देखें सियासी बसीरत का अंदाजा लगाइए। नवाज शरीफ ठीक ठाक था, सियासी बसीरत यह है कि जेल से उठा के लंदन पहुंचा दिया नून लीग ने। पीटीआई इतनी नाअहल है कि इमरान खान की आंख का वाकई प्रॉब्लम है, वो बड़ा स्वेयर बीमारी को फेस कर रहा है, लेकिन वो अडयाला जेल में है। तो ये सियासी बसीरत उन्होंने ठीक करनी है, ये सियासी चाल उन्होंने चलनी है यार। वो पीटीआई से हो नहीं पा रही। मुझे ये बताए ना, पीटीआई अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, क्या किया पीटीआई ने? पीटीआई अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर लेवी बढ़ाई पेट्रोलियम पे, उसमें एक शिप होती थी 70-72 रुपए की कैप थी कि इससे ऊपर गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती। गवर्नमेंट ने वो क्या कैप उड़ा दी, तो पीटीआई ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया, नहीं किया। तो इसमें कसूर नसरुल्लाह मलिक का, अदनान हैदर का है। वो नलायकों का टोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा। इमरान खान अगर जेल में जलील और रुस्वा हो रहा है तो उसका कसूर ना एस्टेब्लिशमेंट का है ना सिविल लीडरशिप का है, जो सियासी लीडरशिप है उसका सारा कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप का है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? 4 सालों में सिवाय नलायकी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको कटारे में खड़ा करो यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब, ये गुस्सा किस पे कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। मैंने नसरुल्लाह मलिक साहब से सवाल पूछा कि बीइंग जर्नलिस्ट क्या लगता है कि किस तरह होना चाहिए, तो अदनान साहब क्यों गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर? भाई मैं आपको जानता नहीं, आप कौन है? आप सवाल तो ठीक पूछे यार। भाई जानता तो मैं भी आपको नहीं हूं, आपके कौन से पोस्टर लगे हुए हैं? मैं भी आपको जानता भी हूं, कौन सा नलायक? मेरा ख्याल है आप दोनों बड़े, आप दोनों बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं। ये पर्सनल इस तरह बैठ के आप टारगेट करना शुरू कर देंगे तो फिर वापसी जवाब भी तो ले लेना। ये इमरान खान के दौर में जो मैं आपसे क्यों जवाब लूं? आप बैरिस्टर गौहर है, मैं आपसे जवाब लूं? मैं आपसे जवाब लूं? मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। पालने देंगे?
निकालने देंगे उसको महंगाई मार के, जो महंगाई आज हुई है? वो मैं क्या, मैं निकालने दूंगा? उनको वो निकले ना, देने नहीं वो देते। निकले ना। साहब, आपने उनको तारीफ लेने पढ़ी नहीं है दिया मेरे जाता, भाई, तो भाई आपने वो क्या तारीफ करें? इसको बोलने दो 2 मिनट, फिर मुझे देना 2 मिनट, बोलो। नहीं, आप, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप किस लिए टारगेट कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। और सर, मैं आप जैसे लोगों को बहुत खूबी जानता हूं, व्यूज के चक्कर में आप ऐसी तैसी फेंक देते हैं। तारीख सर, आपने पढ़ी आप नहीं बड़े है। हैं, आप मुझे मोहतरम हैं, बोलो, मैं तुम बोलो यार। यार भाई, अच्छा, मेरा ख्याल है जरा मैं अदनान साहब और जिशान साहब रुके। बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी नहीं, तरबियत दिखा रहे हैं, आप मेरे से बड़े हैं, आप जरा मैं ये नहीं कर सकता। आप दोनों जरा रुके। मुझे मलिक साहब की तरफ डिबेट को, मेरा पर्सनल ना हो, जरा बहस पे रहे तो जरा बेहतर है। मैं मेरी बात सुने ना गोंदल साहब, मैं अगर वो इनको बोलने कुछ या 2 बोल मिनट दूं मुझे बोलने दे, तो खत्म फिर हो क्या गई हो बात। जाएगा, लेकिन मैं आप तो नहीं कुछ बोल सकता। नहीं, मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूं। मुझे बताएं, ये शेर अफजल मरवत साहब एक दरखास्त जितने लेकर भी चले गए सीनियर हैं, हैं जितने आईनी भी अदालत के सीनियर अंदर, जर्नलिस्ट और वो हैं, जो कहते हैं भी हैं, कि ये जो कम खान से कम साहब ने इनके अंदर थोड़ा इस्तीफा सा तो- लिया था उनसे, गंडापुर साहब से, ये इस्तीफा बड़ा गैर आईनी और गैर कानूनी था, क्योंकि वो नाअहल हैं, सजा याफ्ता हैं। ये अचानक से जब अली अमीन गंडापुर खुद इतराज नहीं कर रहे, इस्तीफा दिया, फिर उसका तस्दीकी खत लिखा, ये शेर अफजल मरवत साहब को अचानक क्या हो गया? वो क्यों चाहते हैं सोहेल अफरीदी साहब को हटाया जाए और वापस मरवत साहब को उनको बहाल किया जाए गंडापुर को? देखिए, पहली बात तो ये है कि शेर अब्दुल मरवत साहब जो है वो अली मीर गंडापुर साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्ती, मोहब्बत, इश्क में पता है फिर सब कुछ लोग जायज करार दे देते हैं। इसलिए तो लोग देखें, जब हम किसी के साथ अलाइन हो जाते हैं ना, या किसी की आप पार्टी हो या कोई फर्द हो या गिरोह हो, आप उसकी हर चीज को जब इश्क के जुमरे में ले जाते हैं तो फिर आप सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं। अच्छा, जिसका अभी अदनान साहब भी जिक्र कर रहे थे, देखें, मैं और आप और हम सब कोई इमरान खान साहब पर जुल्म करने वाले तो नहीं है ना जी। ना हम जुल्म करना चाहते हैं, ना उनको हम जेल में बंद करना चाहते हैं, ना उनको जेल में रख के मुझे और आपको कोई फायदा हो सकता है। ठीक। सर, मेरा तो मेरे मलिक बस में साहब, ये कारकुनान का काम है। कारकुनान कहाँ बैठे हैं? वो बैरिस्टर गौहर काउंसलर बनने की औकात नहीं थी उसकी, उसने क्या किया उठा के पार्टी को? इनको बताएं पीपल्स पार्टी की तहरीक क्या थी। इनको बताएं कि जियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी को कोड़े पड़े। इनको बताएं पीपल्स पार्टी के, जियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी के लोगों को मारा गया। इनको बताएं ये पार्टी करती क्या है। 26 नवंबर को ये पार्टी कारकुनान को लेके आती है, ब्लू एरिया में कारकुनान शहीद हो जाते हैं, ये पार्टी भाग जाती है। इन्होंने ये लाया, वो क्या नाम था उसका, वो बड़े बालों वाला, क्या, अली अमीन गंडापुर। आपने उसको लीडरशिप दी, क्या किया उसने? आपने 2 अपोजिशन लीडर बनाए, एक सेनेट में, एक नेशनल असेंबली में, दोनों का आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पिछले 3 महीनों से क्या किया उन पर? यार, गलतियां पीटीआई करे और जवाब जो हम आपस में बैठ के लड़ना शुरू कर दे, और एक इमरान नवाज शरीफ को गालियां दे, एक रिवर्स बाइट। खुदा के लिए यार, लेट्स टॉक ऑन द पीटीआई, व्हाट पीटीआई इज डूइंग। मैं वाहिद साहब नहीं ठहरो, मैं वाहिद साहब हूं जिसने इमरान खान का नाम हमेशा टीवी पे लिया है। मैं वाहिद साहब हूं कि मैं जिस मर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठूं, मैं इमरान खान का जिक्र करता हूं। मैं वो वाहिद साहब हूं जो मिलिट्री लीडरशिप से पूछता है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। किसी और में हौसला है जिसने ये किया हो, लेकिन पीटीआई के साथ जो पीटीआई वाले कर रहे हैं, वो नसरुल्लाह मलिक करा रहा है, वो अदनान हैदर करा रहा है, नसरुल्लाह मलिक साहब करा रहा है। कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा ख्याल है उनका आर्गुमेंट मुकम्मल हो जाएगा। अगर वो आप एक ओपिनियन को समझिए कि पीटीआई के वो लोग कहां हैं जिनकी जिम्मेदारी थी। जरा मलिक साहब को मुकम्मल तो करते देना दान साहब। चले मलिक साहब, नहीं, अदनान साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आज आपकी जगह पे भी सारा टाइम अदनान साहब को दें? नहीं, अदनान साहब अच्छी बात है। देखिए, बात ये है, हाँ। अदनान साहब ने की है जो एक जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। देखिए, हम ये बात कह सकते हैं कि फलां शख्स के साथ ज्यादती हुई, लेकिन ज्यादती करने वाले लोग हम नहीं हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, अदनान साहब ने। जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका काम है डायलॉग करना, उनका काम है बातचीत करना, उनका काम होता है रास्ता निकालना। सियासतदान रास्ता निकालता है। वो मजीद निजामी साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। वो कहते थे, नवायबत बंद करवा देने से बेहतर है नवायबत चलता रहे। यानी आपकी हिकमत अमली जो ये होती है कि आप अपनी बात भी कर रहे होते हैं और आप अपना रास्ता भी निकाल रहे होते हैं। राइट। अब जिसका जिक्र अदनान साहब ने किया, बैरिस्टर गौर साहब हो जाएं, सलमान अकरम राजा साहब हो जाएं, चौधरी परवेज दाई साहब हो जाएं, शेख वकार साहब हो जाएं, मैं किस किस का नाम लूं, एक भी तहरीक इंसाफ से नहीं है। यदि उधार के मांगी हुई सवारियां आपके पास हैं, वो आपका केस क्यों लड़ेंगी? वो क्यों चाहेंगे इमरान खान साहब बाहर आ जाए? मतलब बैरिस्टर गौर साहब की जो आजकल जो थानेदारी बनी है, जो उनके जनाब चर्चे हैं, महमूद अचर साहब को अपोजिशन लीडर बनाना था, इमरान खान साहब बाहर होते तो। आप तसव्वुर कीजिए कि राजा नासिर अब्बास साहब ने कभी सैन का रुकन बनना था, इमरान खान साहब जेल में होते तो। दोनों को कौशल की टिकटें नहीं देनी थी पीटीआई ने। अब मसला ये है कि वो क्यों चाहेंगे इमरान खान साहब के मामला सेटल हो जाए भाई? वो क्यों चाहेंगे इमरान खान साहब बाहर आ जाए? पार्टी चाहती है खान साहब जेल में रहे, मेरी राय है, हो सकता है गलत राय हो, लेकिन ये हालात ये बताते हैं कि कोई संजीदा नहीं है।
जिस पंजाब में आप बैठे हैं, आप जानते हैं पंजाब को, जिशान साहब को भी पता है, इस पूरे पंजाब में कोई पार्टी का नामो निशान नहीं है। ठीक। जो इनके चंद रहनुमा रोजाना एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। कोई 4 बंदे इकट्ठे करने को तैयार नहीं है, कोई एहतजाज करने को तैयार नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब ने अलीमा खान साहब से कहा है कि बीपी पंजाब से कहें एहतजाज करें, हम हर रोज कैसे एहतजाज करेंगे। ठीक। आप इससे पहले अली मीर गंडापुर साहब ने इनकार कर दिया था इस्लामाबाद आने से। उन्होंने कहा था कि जब तक पंजाब के लोग नहीं आएंगे हम खैबर पख्तूनख्वा से लोग नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक। पार्टी की हालत ये है, तो फिर इन हालात में मुश्किलात होती हैं। देखिए माजी का जिक्र जो अदनान साहब ने किया, इसमें कोई शक नहीं। अब बयानिया बना दिया जाता है, खान साहब ने जितनी कुर्बानी दी किसी ने नहीं दी। भाई किसी को शाही किले बंद किया गया, लोगों को शाही किले में कोड़े मारे गए। बिल्कुल ठीक। इसको जरा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निशान साहब, ये बात ये कितनी वैलिड है कि पीटीआई ने जिस तरह कल भी जुमे को एहतजाज की कॉल दी हुई है, मंगल को आए, 26 नंबर चुंगी पे रोका, फिर उसके बाद वापस लौट गए, कि पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं है, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? पहले आप अदनान साहब से मुझे सर्टिफिकेट लेकर दें, अगर मैं इसका जवाब देता हूं तो वो मुझे तर्जमान समझेंगे या साफी समझेंगे? यार निशान भाई बात सुने, मैं और आप साफी हैं यार, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब ना आप अगर पता नहीं मैं आप मुझे जानते कि नहीं जानते, मैं किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं हूं यार, ना मुझे होना है, क्योंकि मैं साफी हूं। यार हम चीजों को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये बताएं। आज अच्छा, अब मेरे से सुने आप, चोरी अब मेरे से इलेक्शन, या अब मैं आपके आपको घर बताता डाका हूं, पड़ जाए, आप थाने से बाहर नहीं निकलेंगे, इनका वोट चोरी अब हो मैं गया। आपको बताता हूं सर, सुने मैं आपको बताता हूं। देखें, और आपने जो आप बात अंदर रजा से की, पूछे, वो प्रेस क्लब का सदर था, वो लाइन लगी होती थी कि पहले मैं प्रेस क्लब सदर। चलिए आप उनको जरा मुकम्मल तो करने देना, उनको मुकम्मल तो करने देना। जी निशान साहब। बैरिस्टर गोहर क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद राजा साहब क्या कर रहे हैं, पंजाब के अंदर लीडरशिप नहीं है, अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस बात से तो कोई भी जो मैं कम से कम जो है वो इससे इनकारी तो नहीं हो सकता। मैं अपने जो व्लॉग्स करता हूं उसके अंदर मैं क्लियरली बोलता हूं कि ये अपोजिशन की जो जमात है, ये ना तो खान साहब की बन सकी, ना ये अवाम की बन सकी। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कुछ राब्तों की, कुर्बतों की बातें हो रही थी। शफी जान साहब कल हमारे शो में मौजूद थे। उनका जी अगर तो पीपल्स पार्टी अपने इस उसूली मौक़िफ़ पे 28वीं तरमीम के हवाले से कायम रहती है तो हम बिल्कुल उनके साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये इत्तेहाद हो सकता है या फिलहाल दोनों ही, जो आप बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत है इस सिस्टम से निकल के अपने आप को उस तरफ ले जाने की जहां नुकसान ही नुकसान है? देखिए, मैं समझता नहीं हूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ आन मिलेगी या किसी 28वीं तरमीम की राह में रुकावट डालेगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। माजी में हमने बड़े बड़े मुखालफिन जो है वो एक टेबल पर बैठते देखे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में कोई तस्वर नहीं कर सकता था। दोनों टेबल पर आए, दोनों टेबल पर बैठे, दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। सवाल ये पैदा होता है जिसकी हम अक्सर कहते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरवाजे बंद किए, मुस्लिम लीग नून का दरवाजा पीटीआई ने बंद कर दिया था। यानी खान साहब एक इंतहा पसंदाना सियासत की तरफ चले गए थे। वो कहते थे कि सारे चोर हैं इस मुल्क के अंदर, मैं अकेला मुहातमा हूं। ये जो सोच जब बन जाती है, ये पार्टी, देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, खान साहब एक जमाने में कहा करते थे कि आप टॉक शोज में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बंदे को क्यों बिठाते हैं जी, ये इनका क्या काम है, ये तो जो है चोर है, डाकू है, इनकी पार्टी की नुमाइंदगी आप क्यों लेते हैं? यानी आप सिर्फ अकेले पीटीआई को बिठाएं। और ये भी शायद जिन हमारे सीनियर दोस्तों को याद होगा, आपको भी याद होगा, बड़े पुराने हो चुके हैं, लगते यंग हैं, लेकिन देखिए आपको भी अंदाजा है कि इस मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड करके टीवी पे नशर करने का रिवाज भी इमरान खान साहब ने डाला। नो जर्नलिस्ट इज देयर, कोई साफी वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यानी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों को जवाब नहीं दिया, आप चले, उसके बाद ये रिवाज पड़ गया। अब तो कई हजरात जो है ना वो अपने गाँव से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भेज देते हैं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत की और आगे कोई बंदा नहीं बैठा होता, ड्राइंग रूम से कर देते हैं। हाँ, वो असल में ये मसला ये है कि ये जो सोच पैदा हुई कि भाई मैं अकेला जो है जंगल में फिरूंगा तो और कोई हो गए नहीं, वो गलियां हो जान सुन बिच मिर्जा यार फिर, वो इनको दूर ले गया है। मौलाना फजल रहमान के साथ इनकी कितनी कुर्बतें बढ़ी, क्यों ट्रस्ट नहीं हुआ? अच्छा। कि आपने बाकायदा मौलाना फजल रहमान को इतना जिच किया कि वो इस उम्मीद में रहे या इस चक्कर में रहे कि जब कभी मौका आएगा इनको मैं भी ऐसी सजी कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। पीपल्स पार्टी के भी आप जो कंपेन की, जो कुछ किया आपने फरियाल तालपुर साहबा के साथ, उनको भी याद रहता है। अब सियासत में इंतहा पसंदी से कदम पीछे आना चाहिए आपको, ताकि आप डायलॉग कर सकें, ताकि आप बातचीत कर सकें। अब मजबूरियां ना हो चौधरी परवेज लाई साहब की,
उनको आप डाकू कहते रहे हैं, यकीन मानिए उनका दिल करे इनको अंदर ही रहने दें। वो सोचते होंगे यार ये मुझे मेरे खिलाफ कंपेन किया करते थे, डाकू डाकू हर वक्त चलाया करते थे, और फिर सलाम लेने से भी लोगों से गुरेज किया करते थे। और आज मिजाज क्या है, ब्रेस्टर गौर साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पार्लियामेंट के अंदर सलाम ले रहे थे, मैंने उसने ट्विटर पे देखा लोगों ने नीचे एक्स के ऊपर इतनी गालियां दी ब्रेस्टर गौर को, इतनी गालियां दी कि खुदा आप कह रहे हैं कि आपने वो बार इतनी हाई सेट कर दी हुई है जहां पे कोई बर्दाश्त का एलिमेंट नहीं है। अदनान साहब ये बताइए कि जो मलिक साहब बात कर रही है बात दुरुस्त है ना कि अपोजिशन की जमात थी JUIF, आप उसके साथ अलायंस नहीं बना सके, उसको ऑन बोर्ड नहीं ले सके, तो पीपल्स पार्टी के साथ आप कैसे अलायंस बनाएंगे जिनके बारे में माजी में आप इतना कुछ बोल चुके हैं? तो अब कैसे ये समझा जाए कि आप इत्तेहाद भी कर लेंगे और फिर आप एक पेज के ऊपर भी होंगे? आप समझते हैं पीपल्स पार्टी और PTI का आपस में कोई अलायंस? यार देखें पाकिस्तान की सियासत में अलायंस कोई बड़ी बात नहीं होता। यही डीजल कहा करते थे, अलायंस हुआ है 2-3 दफा, कई चीजों में इकट्ठे हुए हैं PTI और JUI वाले, अभी भी होंगे। 28वीं तरमीम पे अगर पीपल्स पार्टी ना मानी तो फाइन, करने वालों ने करवानी है वो 28वीं तरमीम, और वो होनी है, ये लिख के रख लें आप, वो होनी है। अब उसमें पीपल्स पार्टी किस हद तक राजी हो पाती है, नहीं होती तो PTI के साथ खड़ी हो जाएगी और अलायंस होगा। ये नहीं हो सकता कि ना हो, दोनों का एजेंडा एक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को ऐसी गेम खेलेंगे कि 28वीं तरमीम हो जाए और वो अलग उनके बगैर हो। अच्छा। तो वो शामिल रहेंगे लेकिन कुछ ना कुछ मनवा लेंगे अपनी बात, तो अलायंस बनना कुछ बड़ी बात नहीं होगा, वो बन भी जाए। लेकिन जरदारी साहब मुझे नहीं लगता कि 28वीं तरमीम में अलग होंगे, वो साथ होंगे 28वीं तरमीम के, और वो 28वीं तरमीम होनी है और बहुत जल्दी होनी है। बजट से पहले का इम्कान? नहीं, बजट से पहले नहीं, बजट से पहले तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ, बजट के बाद। मलिक साहब ये तरमीम के हवाले से बड़ी पहले तो गवर्नमेंट कह रही थी बाज़ाब्ता काम नहीं हो रहा, वज़रा ने कहना शुरू कर दिया जी काम हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिसपे मुख्तलिफ स्पेकुलेशन इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, जो अदनान साहब भी बात कर रहे हैं। तो तरमीम के मामले के ऊपर आप समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद को कोई मसला नहीं है, ये ज़ाहिरन सिर्फ TV के लिए पब्लिक कंजप्शन की बातें हैं, बाकी जो सिस्टम ने अचीव करना है वो होना ही होना है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं 26वीं 27वीं और आने वाली 28वीं को एक ही तरमीम समझा जाए, ये नामुकम्मल एजेंडा था जो 3 सूरतों में पूरा किया जा रहा है। देखिए आप हुकूमत को ना हमेशा ये समझें, हुकूमत जिसकी भी हो बड़ी बारीक वारदात डालती है। अब आपको एक तरफ से एक वजीर साहब नजर आते हैं जो कहते हैं 28वीं तरमीम पे कोई काम नहीं हो रहा। आजम नजीर तारड़ साहब वफाकी वजीर कानून है, उन्होंने बड़ा बारीक काम डाला, उन्होंने कहा कोई मुसवदा नहीं है। भाई मुसवदा तो वाकई नहीं है, जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता तो मुसवदा तो नहीं होगा। कल वो कह देंगे मैंने कहा था मुसवदा कोई नहीं है। हाँ। बातचीत हो रही है या बातचीत का अमल जारी है, मुशावरत जारी है। मुसवदा यकीनी बात अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ, फाइनलाइज तभी होगा जब सियासी जमातें उस पर ऊपर इत्तेफाक राय कर लेंगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ देखें होता क्या है, सियासत को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सियासतदान मीडिया के साथ भी खेलता है, लेकिन हम जो है शायद जज्बात की रो में हम बह जाते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि चीजें किस तरफ जा रही होती हैं। हर रोज मुझे कुछ लोग टॉक शो में बैठ के कह देते हैं, राना सुनाला ने खुद तस्लीम कर लिया कि जनाब इमरान खान साहब की हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानते, मुफाहमत नहीं करना चाहते। अब राना सुनाला साहब को अपना गुस्सा है कि भाई मुझे आप फांसी के फंदे पे लेकर जा रहे थे, मेरी बीवी को आप मिलने नहीं देते थे, वो बेचारी रो रो के मुल्कात के लिए आवाजें लगा रही। नून लीग तो कहती होगी खान साहब डटे रहे और जेल में रहे। राना सुनाला साहब चाहते हैं कि मैं थपकी दे के रखा कि खान जी डटे रहना, तुझे मुफाहमत नहीं कर दे ताकि मजीद 5-7 साल जेल से रह जाऊं। ये सियासत के दाव पेच हैं जो सियासतदान हर दौर में लगाता है। 28वीं तरमीम में भी दाव पेच जरूर होंगे। दान साहब ठीक बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल अपने आप को ये समझे कि जनाब उसे साइड पे करके मामला आगे चलते रहेंगे। वो चाहेगी गेम में इन रहे, अपनी चीजें मनवाने की कोशिश करेगी, जितनी मानेंगी उस पर सब्र शुक्र कर लेगी। ठीक, मैं अदनान साहब आखिर में आपसे आखिरी सवाल चाह रहा हूं कि ये जो तरमीम है इसको हम नथी करेंगे GB और आजाद कश्मीर के इलेक्शन के साथ? नहीं, मेरा ख्याल में उससे कोई लेना देना नहीं है, मामलात का इस हमारे वाली साइड से है। और ये जो 4 सूबे हैं, नहीं जाहिर है वहां इलेक्शन तो हो रहा है ना, इलेक्शन से पीपल्स पार्टी चाहेगी तो सही चले, कुछ ना कुछ वहां से हासिल कर लिया जाए। यार वो इलेक्शन भी सेटल्ड है भाई, उसमें कौन सा कोई ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि कांटेदार मुकाबला है और वोट की बड़ी अहमियत होगी, ऐसा नहीं है। मैंने हम सबको पता है कहाँ क्या होना है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखना यह है कि नून लीग के आखिरी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 28वीं तक ही बस करते हैं या 29वीं भी लाते हैं, तो ये भी तो क्रेडिट होगा ना सारी उम्र का कि आखिरी वजीर आजम थे वो नून लीग के और उन्होंने इतनी तरह नहीं कर दी। आप आखिरी क्यों कह रहे हैं? अभी तो पंजाब से मलिक साहब वहीं होते हैं, अभी तो वहां से वजीर आजम जो है वो बिल्कुल तैयार है, उन्होंने आना है वफाक में। अल्लाह की कसम है, मेरे सामने कुरान पे आंदा तो मैं कुरान शेर ते रख लेना सी। शहबाज शरीफ साहब
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी वजीर आज़म। ये आप बहुत बड़ी लाइन करें, ये रिकॉर्ड कर ले रहे हैं अदनान साहब, ये आपको हॉन्ट क्या करेगी ये वीडियो? सर आप ये संभाल के रखिए, और अगर आप इसके 3-4 बैकअप बना लें, हाँ, नून लीग के घर में अब कभी वजारत उज़्मा नहीं जाएगी। ये आप जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने 2 साल किया, इस नहज पे कहानी पहुंच चुकी है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब आखिरी वजीर आजम है। चलें कोई इसी और के साथ जो है ये वीडियो जी लेकिन लेकिन गोंदल साहब ये पूछ लें कि शहबाज शरीफ साहब कब तक मुस्लिम लीग नून के आखिरी वज़ीर आज़म? मैं नहीं किया। अब हो सकता है वो भी कि 10 साल प्लान अभी चलेगा। इसके साथ ही जनाब आज के प्रोग्राम के इख्तिताम करते हैं। अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, नुसरत मलिक साहब का, अदनान हैदर, सैयद ज़ीशान अजीज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, हमें इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।